ओके स्टूडेंट्स, तो अमेरिकन लिटरेचर हम लोग पढ़ रहे थे। हमारा ये लास्ट लेक्चर है हमारे सारे प्रोग्राम के ऊपर जो हमने किया है 3 महीने के लिए। तो अमेरिकन लिटरेचर हमने लास्ट टाइम पढ़ा है और उसमें हमने कहा था कि ये फॉलोइंग 10 पार्ट्स को हम कवर करेंगे। ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ अमेरिकन हिस्ट्री हमने कवर कर चुके हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ द अमेरिकन लिटरेचर, नेटिव अमेरिकन लिटरेचर, colonial literature, post independence period, 19th century fiction, 20th century fiction, और उसके अलावा हमने पोइट्री और ड्रामा को थोड़ा सा सेपरेट इसका टच भी है हमारे पास। तो जहाँ से हम गुजरे हैं तो उसमें हमने एक ओवरव्यू लिया था एक हिस्ट्री का, कब अमेरिका जो है वो अमेरिका बना, कब ये डिस्कवर हुआ, 1776 की क्या इम्पोर्टेंस है। एक छोटा सा हमने हिस्टोरिकल रिव्यू भी कर लिया था ताकि एक बैकग्राउंड बन जाए। अमेरिकन लिटरेचर के ओरिजिन क्या है, इसका रूट्स क्या है, और अमेरिकन ये जो वाइट अमेरिकन है, जो यूरोपियन है, बेसिकली यूरोपियन के अमेरिकन लैंड्स के ऊपर आने से पहले वहाँ कौन लोग थे, उनका क्या लिटरेचर था और उसकी क्या खास बात थी, थोड़ा सा इस पर इंट्रोडक्शन हमने किया हुआ है। अर्ली राइटर्स में जैसे हमने नेथोलियन थॉन्स को के बारे में समझा, इस तरह और काफी राइटर हैं। कॉलोनियल लिटरेचर के बारे में हमने पढ़ा, अर्ली प्रोज राइटर की क्या खसूसियात थी, थॉमस जेफरसन कौन थे, उन्होंने क्या रोल प्ले किया, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस क्या चीज़ है, और फर्स्ट अमेरिकन नॉवल हम किसे कह सकते हैं। ये पहले अर्ली वो कौन से नॉवेल्स हैं जिन्हें हम कहते हैं पहला अमेरिकन नॉवल, खासतौर पे एडवेंचर्स ऑफ अलोंसो और पावर ऑफ सिंपैथी। ये 75 और 89 में आ रहे हैं साथ साथ ही, इनको हम कहते हैं कि ये अर्ली नॉवल है। एडवेंचर्स ऑफ अलोंसो स्पेशली थॉमस एटवुड का पहला नॉवल हम इसे कह सकते हैं। फिर फेमस जो बड़े नॉवेलिस्ट जो फेमस हुए उनकी हमने बात की। वाशिंगटन इरविन के बारे में हमने पढ़ा, अमेरिकन स्टाइल के बारे में जिसमें एडगर एलन पो का कंट्रीब्यूशन, राल्फ वाल्डो एमरसन बड़े इंपॉर्टेंट थिंकर। आप पता है जैसे अमेरिका आजाद होता है तो रोमांटिक टाइम चल रहा था सूबी यूरोप के अंदर। तो अमेरिकन हिस्ट्री बाकायदा से अगर अमेरिका बनने के बाद जो स्टार्ट होती है वो रोमांटिक ईरा से ही स्टार्ट होता है। जो है राल्फ वाल्डो एमरसन एक रोमांटिक थिंकर हैं, बिल्कुल एक वर्ड्सवर्थ के हम असर हैं, और एक दूसरे पे इन दोनों ने काफी इन्फ्लुएंस भी किया है। खैर इनका बड़ा खूबसूरत वर्क है द नेचर, जिसमें मैंने काम भी किया था एक जमाने के अंदर। और अमेरिकन स्कॉलर बहुत पढ़ने वाला है, अगर आप यार ऐसे पढ़ें, आई रिकमेंड यू कि अमेरिकन स्कॉलर जो है वो आप से काफी कुछ सीख सकते हैं। इट इज अ काइंड ऑफ इंटेलेक्चुअल डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक, जो हमारी कंट्री उस तरह से नहीं हासिल कर सकी। जिस पॉइंट की एमरसन बात कर रहा है, जहाँ से अमेरिका को एक अलग ट्रैक पे ले जाने की ये बात करता है, वो जो प्रीवियस इनका ब्रिटिश या यूरोपियन ट्रैक है उससे हटाता है। नई नेशन, न्यू आइडेंटिटी की पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान बड़ी सिमिलैरिटी है इन मामलात के लिए। और इनके बिल्कुल क्लोज कोलीग फ्रेंड एंड्रो डेविड थोरो, जो कि ट्रांससेंडेंटलिस्ट मूवमेंट के इम्पोर्टेंट बुनियादी फर्क समझे जाते हैं, उनके बारे में हमने पढ़ा। तो इस तरह जो है थॉर्न का स्कॉलर लेटर जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट नॉवल है। हरमन मेलविली जब हमारे जहन में आते हैं तो मोबी डिक इनका काम हमारे जहन में आता है। रियलिस्ट फिक्शन की हम बात करें तो आगे मार्क ट्वेन का नाम हमारे सामने आता है, एडवेंचर्स ऑफ द टॉम सॉयर एंड एडवेंचर्स ऑफ द हकलबर्ग फिन। ये दो इनके बड़े रिमार्केबल वर्क। हेनरी जेम्स पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी एम्बेसडर, द विंग्स ऑफ द डॉग। हेनरी जेम्स तो हमने ब्रिटिश लिटरेचर में भी कवर किया, आपको याद होगा, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक जिन्होंने बहुत अगली यूज की थी, क्योंकि ये खुद इमिग्रेंट थे हेनरी जेम्स। तो इमिग्रेशन और इमिग्रेंट्स लोगों के एक कल्चर से दूसरे कल्चर में जाने वाले लोगों के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनके नॉवेल्स में एक्सप्लेन होते हैं। फिर उसके बाद एफ स्कॉट फिट्जरॉल्ड बड़े इम्पोर्टेंट नॉवलिस्ट हैं। क्लासिकल नॉवल जो बड़ा फेमस हुआ था, द ग्रेट गैट्सबी। इसकी मूवी भी है, मैंने आपको कहा था, आप देख सकते हैं।
1925 में आता है, और अब ये वन ऑफ बेस्ट अमेरिकन नॉवेल्स में कंसिडर करते हैं, क्लासिक अमेरिकन नॉवेल्स, स्पेशली 19 जो मॉडर्न एज है उसको ये सही रिप्रेजेंट करता है। जैज एज की टर्म भी स्कॉट ने ही यूज की थी फिट्जजेराल्ड ने, और जो ब्लैक अमेरिकन से जो जैज टर्म है वो चुरा ली थी इन्होंने। उसके बाद अर्नेस्ट हेमिंगवे, जिन्होंने स्पेशली बीए किया है, उन्हें ओल्ड मैन इन द सी यकीनन याद है, और नोबेल प्राइज इनको मिल चुका है। और इनका और नॉवल भी हमको रिसेंटली भी एक मैंने पढ़ा है, फेयरवेल टू आर्म्स, स्पेशली जो है बड़ा अच्छा नॉवल है ये भी। तो वॉर एक्सपीरियंसेस, ये प्रैक्टिकली जो भी कहते हैं, हेमिंगवे का जो है ना, वो मुसनसर ने लिखा है कि हेमिंगवे को बड़ा लाइक भी करता हूँ, लेकिन वो कहता है कि मेरे और हेमिंगवे में ये थोड़ा सा ये एहसास का फर्क रहा कि मैं सफर करता हूँ तो ट्रैवलॉग लिखता हूँ आके, और हेमिंगवे जहाँ जाता था, जो एक्सपीरियंस करता था, तो वापस आके एक नॉवल लिखता था। इसके नॉवल बिल्कुल एक्सपीरियंसेस बेस्ड होते थे, अपनी लाइफ की रियल लाइफ एक्सपीरियंस। फॉकनर, उसके बाद हमने इनके बारे में पढ़ा एज आई ले डाइंग, ये इनका गालिबन पहला वर्क है। द साउंड एंड द फ्यूरी, लाइट इन अगस्त, इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं इनके। जॉन स्टनबेक, ग्रेव्स ऑफ रैथ से मशहूर हैं। और फिर आता है पोस्ट वर्ल्ड वॉर फिक्शन, यानी पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर आती है तो पोस्ट मॉडर्न आपके जहन में आना चाहिए। तो इस फिक्शन में जो है वो डिफरेंट नाम हमारे सामने आते हैं, जैसे नॉर्मन मेलर्स द नेकेड एंड द डेड, जोसेफ हेलर्स कैच 22 है, उसके अलावा स्लॉटरहाउस 5 है, क्लास का बेल्चौर, नाबोकॉफ का लोलीटा बड़ा फेमस हुआ ये। टू किल ए मॉकिंग बर्ड, हार्पर ली का काफी फेमस वर्क है पोस्ट मॉडर्न में, पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट पोस्ट मॉडर्न वर्क्स हैं इसमें। तो यहाँ तक हमने जो है अमेरिकन लिटरेचर कवर कर लिया। तो अब हम जो अगले पार्ट में हम जा रहे हैं, तो इसमें हम क्या देखेंगे, अपडाइक, जॉन हॉयर अपडाइक। He was an American novelist, poet, short story writer, art critic and literary critic. काफी कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटी हैं जॉन अपडाइक, फेमस हैं। One of only 4 writers to win the Pulitzer Prize for fiction more than once. ये सिर्फ 4 लोगों में आते हैं अमेरिकन में जिन्होंने जो प्राइज है, जो हाईएस्ट प्राइज ऑफ ड्रामा है अमेरिका के अंदर, पुलिट्जर प्राइज, उसको इन्होंने जो है जीता है मोर देन वंस, जो लिटरेचर का प्राइज है। Hundreds of his stories, reviews, and the poems appeared in the New Yorker starting in 1954. He also wrote regularly for the New York Review of the Books. His most famous work is his Rabbit. जॉन अपडाइक का जो याद रखने ना, बहुत आसानी से आप इसे याद रख सकते हैं जॉन अपडाइक को, क्योंकि रैबिट सीरीज जो है इनकी बड़ी फेमस है। रैबिट वर्ड आ जाएगा ना जहाँ पे, ये सारे नॉवेल्स में इसके तकरीबन आता है। तो नॉवेल्स जैसे रैबिट रन, रैबिट रिडक्स, रैबिट इज रिच, रैबिट एट रेस्ट, एंड द नॉवेला रैबिट रिमेम्बर्ड, which chronicles the life of the middle class everyman Harry Rabbit Angstrom। तो हैरी रैबिट जो इसमें करेक्टर है, और रैबिट जो है ना, इसके सारे नॉवेल्स में तकरीबन रिपीट होता है, एक वर्ड है। तो जॉन अपडाइक को हम रैबिट वर्ड से आसानी से याद रख सकते हैं। So both Rabbit is Rich and The Rabbit at Rest were recognized with the Pulitzer Prize. His novels broke new grounds on its release to its characterization and the detail of the American middle class and the frank discussion of the taboo topics such as adultery. और taboo topics बड़े खुलेआम ये डिस्कस करता है, मिडिल क्लास के प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करता है, और रैबिट के नाम से आप इसे याद रख सकते हैं, जॉन अपडाइक। हाल तो ये जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, मैंने जॉन अपडाइक को हमने एमफिल में एज ए पोएट पढ़ा था, इनकी पोएट्री का टच किया। तो लेकिन रैबिट सीरीज जो है इनकी एज ए नॉवेलिस्ट जो है फेमस है। अफ्रीकन अमेरिकन लिटरेचर का हम टच लें थोड़ा सा। अफ्रीकन अमेरिकन ये वो लोग हैं जो स्लेव थे पहले, जिनको अफ्रीका से जो है वो जहाज़ों में भर के अमेरिका लाया गया था, और अमेरिका में एज ए स्लेव उन्होंने सर्व किया, और फिर
इब्राहिम लिंकन ने जब तहरीक चलाई कि इनको आज़ादी मिलनी चाहिए, और जिसकी वजह से आपको पता है सिविल वार अमेरिका के अंदर हो गई, और उस सिविल वार के एंड के ऊपर जो है वो इनको आज़ादी मिल गई। अब अफ्रीकन अमेरिकन का लिटरेचर जो अफ्रीकन अमेरिकन एक्सपीरियंस को रिप्रेजेंट करता है। इसमें अगर हम देखें तो राल्फ एलिसन 1952 नॉवल इनविजिबल मैन, ठीक है, was instantly recognized as among the most powerful and important works of the immediate post-war years. उसके अंदर जो अमेरिकन एक्सपीरियंस है, यहाँ इनविजिबल मैन आपको याद आ रहा होगा, एक और नॉवल भी है H.G. वेल्स का। हाँ जी, H.G. वेल्स का। अब याद ये रखना, H.G. वेल्स का जो वर्क है वो साइंस फिक्शन है, जबकि इनविजिबल मैन जो राल्फ एलिसन का वर्क है ये अमेरिकन इनविजिबिलिटी को शो करता है। इनविजिबल मैन मतलब जो ब्लैक है वो अमेरिका के अंदर इनविजिबल है ना, कोई नोटिस ही नहीं करता। आपको पता है जो गरीब आदमी हो, जो अनइम्पोर्टेंट हो सोसाइटी के अंदर, जो पावरलेस लोग होते हैं, ऐसे इंसान इनविजिबल होते हैं, तो ये नजर भी नहीं आते लोगों को, इनको कोई नोटिस ही नहीं ना करता। तो इस सेंस में, यानी पोस्ट कॉलोनियल सेंस में वो ले रहे हैं, कॉलोनाइजेशन के सेंस में ले रहे हैं, जो अमेरिकन जो अफ्रीकन जो स्लेवरी है या रेसिज्म के सेंस में ले रहे हैं आप, इनविजिबल मैन है, अमेरिकन एक्सपीरियंस को शो करता है। The story of the black underground man in the urban north, the novel laid bare the repressed racial tension that still prevailed while also succeeding as an existential character study. शॉर्ट फिक्शन में जो आता है बड़ा नाम हुआ है फ्लैनरी ओकॉनर। फ्लैनरी ओकॉनर की मजे की बात है, शॉर्ट स्टोरी मेरे पास पढ़ी है ओकॉनर की 100 शॉर्ट स्टोरीज की इनकी बुक कलेक्शन आई थी, शायद यहाँ मेंशन तो नहीं है। वो मैंने एक जमाने में शौक से बाय कर ली, काफी बल्कि बुक है, और 100 शॉर्ट स्टोरीज ऑफ फ्लैनरी ओकॉनर, और आप हैरान होंगे कि मैंने एक भी नहीं पढ़ी, वहां से नहीं पढ़ी, वैसे कहीं इनकी अलग से कोई स्टोरी पढ़ी होंगी एक दो, खुश हुआ था कि मैं इनको पढ़ूंगा, इन पर थोड़ा सा काम करूंगा, लेकिन कुछ किताबें मैंने ऐसी बाय की जिनको टच नहीं कर पाया सही तरीके से, टाइम नहीं मिला। So in the post-war period, the art of the short story again flourished. पहले आर्ट जो शॉर्ट स्टोरी के मास्टर अमेरिकन जो मास्टर मशहूर हुए वो कौन थे? लास्ट टाइम हमने तो डिस्कस किया था। हाँ जी, कोई है किसी के ज़हन में? एडगर एलन पो, ठीक है, अर्लियर मास्टर हैं शॉर्ट स्टोरी के। Among its most respected practitioners was Flannery O'Connor, modern postmodern times, who developed a distinctive southern Gothic aesthetic in which characters acted as on one level as people and another level as symbols. इस तरह डबल लेवल के साथ इसको कंस्ट्रक्ट किया। Devout Catholic, O'Connor often imbued her stories among them with widely studied "a good man is hard to find, and everything that rises must converge," and two novels, Wise Blood and The Violent Bear It Away, with deeply religious themes, क्योंकि ये कैथोलिक्स थे, काफी रिलीजियस शख्सियत वाक़या हुए थे, और इसलिए इनकी कहानियों में आपको रिलीजियस थीम मिलेंगे, डीपली रिलीजियस कंटेंट मिलेगा। Focusing particularly on the search for truth and the religious skepticism against the backdrop of the nuclear age. पोस्टमॉडर्न जो न्यूक्लियर टाइम आ गया है, साइंस डेवलप कर रही है हर तरह से, लेकिन फ्लैनरी ओकॉनर जो है वो दिल से जो अभी पास के साथ कनेक्टेड है, और खास तौर पे कैथोलिसिज्म के साथ जो प्रोटेस्टेंटिज्म से भी पहले है, आपको जो ओल्डर फॉर्म ऑफ क्रिश्चियनिटी है, हायरार्किकल जो वर्ल्ड। तो फिक्शन जो है, कंटेम्प्रेरी फिक्शन को देखें यानी पोस्ट मॉडर्न फिक्शन को देखें तो थॉमस पिंचन हमारे पास आते हैं, फेमस ऑथर, फ्रॉम अर्ली 1990s टू द प्रेजेंट डे, यानी बड़ी लेटेस्ट है, 90s के बाद आते हैं। Present day, the most salient literary movement has been the postmodernism. Thomas Pynchon, a seminal practitioner of the form, drew in his work on the modernist fixtures such as the temporal distortion, वो जो experimentation थी, यूरोप के अंदर भी चल रही थी, उस बात को आगे बढ़ाते हैं। यानी टेम्पोरल डिस्टॉर्शन का मतलब होता है टाइम को डिस्टॉर्ट करना, यानी टाइम आगे पीछे कर देना, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं लिखा। अनरिलायबल नरेटर्स होंगे, बदलते रहेंगे, पता ही नहीं चलेगा कौन कौन बात कर रहा है। एन इंटरनल मोनोलॉग एंड कपल्ड विद द डिस्टिंक्टली पोस्ट मॉडर्न टेक्निक्स सच एज द मैटर फिक्शन, समटाइम
फिक्शन अबाउट फिक्शन यानी मेटाफिक्शन, एंड इडियोग्रामेटिक करेक्टराइजेशन, ये एक ऐसी करेक्टराइजेशन होती है जो आइडिया यानी आइडिया किरदार की शक्ल में आ जाता है, आइडिया। अनरियलिस्टिक नेम्स जैसे एडिपा मास, बेनी प्रोफेन एटसेट्रा, अजीब से नाम भी बड़े क्रिएटिवली यूज करते हैं। प्लॉट एलिमेंट्स इन द हाइपरबोलिक ह्यूमर, डेलिबरेट यूज ऑफ द एनाक्रोनिज्म्स, यानी टाइम इररेलेवेंट जगह पे इररेलेवेंट चीजों को यूज करना, यानी इसको एनाक्रोनिज्म कहते हैं, यानी टाइम को वायलेट करना। एंड आर्केज्म यानी बहुत पुरानी चीजों को मॉडर्न टाइम के अंदर लाना। स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन द पोस्ट कॉलोनियल थीम्स एंड सबवर्सिव comminglings of the high and the low culture in 1973. He published Gravity's Rainbow, a famous work, a leading work in his genre, which won the National Book Award and was unanimously nominated for the Pulitzer Prize for Fiction. That's it. Gravity's Rainbow. His other major works include his debut work, V, title V, The Crying of Lot 49, and the Mason and Dixon and Against the Day. ये थॉमस पिंचन के डिफरेंट वर्क्स हैं। किस तरह से वो एक्सपेरिमेंटलिस्ट किस्म के आथर हैं जो आइडियाज को करेक्टर बना देते हैं, टाइम डिस्टॉर्ट कर देते हैं, डिफरेंट यूनिक नेम और यूज करते हैं, और एनाक्रोनिज्म और आर्किज्म का इस्तेमाल करते हैं। टोनी मॉरिसन, जिनका नाम यकीनन आपने सुन रखा होगा और पढ़ा होगा इनको अपने सिलेबस के अंदर, आपने जो या ब्लू स्टाई पढ़ा होगा या बिलव्ड पढ़ा होगा या फिर टोनी मॉरिसन, हाँ जैज नॉवल जैसे कहा आपने। सो मॉरिसन बहुत फेमस है, 20 नॉवेल्स उन्होंने लिख रखे हैं और अभी भी लिख रही हैं। इनका लेटेस्ट पिछले साल मेरे ख्याल में एक नॉवल भी आया है, क्या उसका नाम है, लव के नाम से शायद है, ओनली लव उसका नाम। टोनी मॉरिसन रेसिपिएंट ऑफ द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर उनको मिल चुका है, आप इनकी कंट्रीब्यूशन देख सकते हैं। और ये ब्लैक अमेरिकन है, ब्लैक एक्सपीरियंस को रिप्रेजेंट करती हैं टोनी मॉरिसन, ये वाइट नहीं है। एंड राइटिंग इन डिस्टिंक्ट लिरिकल प्रोज स्टाइल है इनका, ठीक है, पोइटिकल प्रोज स्टाइल है, जिसको हम वर्जीनिया वुल्फ आपको याद आएगी, उनका बिल्कुल यही स्टाइल था। एंड पब्लिश्ड हर कंट्रोवर्शियल डेब्यू नॉवल द ब्लू स्टाई, इनका डेब्यू नॉवल था, कंट्रोवर्शियल भी रहा, कुछ ऐसा बैन भी हो गया ब्लू स्टाई जो है, इनको कोर्ट का सामना भी करना पड़ा क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा खुलम खुला जो है कुछ ऐसे चीजें डिस्कस की गई थी। सो ब्लू स्टाई बिल्कुल उसी तरह एक जो है एक बच्ची जो है वो व्हाइट के साथ ब्यूटी को एसोसिएट करती है, जैसे कि सोसाइटी में है, जैसे हमारी सोसाइटी में, और ब्लू आईज जो है वो डिजायर करती है, क्योंकि ब्लू आई और व्हाइट स्किन जो है वो एक रैशनल होने की, सुपीरियर होने की निशानी है सोसाइटी के अंदर। So coming on the heels of the signing of the Civil Rights Act of the 1965, the novel widely studied in American school, including an elaborate description of the incestuous rape, and explores the convention of the beauty established by the historical racist society, painting a portrait of the self-immolating black family in search of beauty in whiteness. तो सिविल राइट्स एक्ट आता है 1965 के अंदर, जो राइट्स देता है अमेरिकन ब्लैक को बेसिकली, और उसके बाद ये इस नॉवल को काफी फिर पॉपुलैरिटी भी मिली, क्योंकि ये नॉवल जो है वो इसमें इंसेस्चुअल रेप भी है बेसिकली, वो भी एक ऐसा फिनोमेनन है जो पाकिस्तान में भी बहुत है, आप दो लोग इस पर बात नहीं करते, और इन टॉपिक्स पे नॉवल भी नहीं लिखे जाते, ना इंटरव्यू बनाए जाते। यानी हमारी कुछ ऐसी साइड्स भी हैं जो जिन्हें हम कहते हैं कि डार्क साइड्स हैं, उनको डार्क ही रहने दें। पर इस नॉवल ने एक्सप्लोर की है ये सारी चीजें, और रेसिस्ट सोसाइटी को पेंट किया है, और किस तरह जो है ब्यूटी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया, और इंसेस्चुअस जो है रिलेशंस और रेप्स। Since then, Morrison has experimented with lyrical fantasy, as in her two best-known later works में Song of Solomon 1970 and Beloved, बहुत फेमस हुआ इनका Beloved भी, बिल्कुल स्टाइल की तरह, for which she was awarded the Pulitzer Prize for Fiction. Along these lines, critic Harold Bloom has drawn favorable comparison to the Virginia Woolf and the Nobel Committee, to the Faulkner and to the Latin American tradition of magical realism. तो इनके काम में हमें मैजिकल रियलिज्म भी मिलता है, हमें जो है वर्जीनिया वुल्फ की तरह लिरिसिज्म भी मिलता है, और ये पोस्ट कॉलोनियल तो है ही राइटर्स, इसमें भी आप इसको देख सकते हैं, अमेरिकन एक्सपीरियंस को शो करते हैं, रेसिज्म इनके वर्क्स में। So Beloved was chosen in 2016 survey conducted by the
न्यूयॉर्क टाइम्स एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ फिक्शन ऑफ लास्ट 25 ईयर्स। तो बिलव्ड को वो कंसिडर किया गया था। न्यूयॉर्क टाइम ने एक सर्वे कंडक्ट कराया कि बेस्ट नॉवल कौन सा है लास्ट 25 ईयर्स के अंदर, तो बिलव्ड जो है वो सबसे ऊपर आया था इस सर्वे के अंदर। एंड जैज, नॉवल अबाउट द सफरिंग ऑफ द ब्लैक कम्युनिटी आफ्टर लिबरेशन, जब इनको आज़ादी मिलती है और उसके बाद जो है इनकी अपनी कम्युनिटी और किस तरह ये फेस करते हैं और इनके अंदर अपने क्या मसाइल हैं, क्या फ्रस्ट्रेशंस हैं, जैज के अंदर भी आप देख सकते हैं ऐसी वाक़यात। वो तो आपने पढ़ा भी है, इसके ऊपर हम ज़्यादा बात चली नहीं करते। डेविड फोस्टर वेलेस हमारे पास नेक्स्ट ऑथर है पोस्ट मॉडर्न एज के अंदर। सीजिंग ऑन द डिस्टिंक्टली पोस्ट मॉडर्न टेक्निक ऑफ डिग्रेशन, नैरेटिव फ्रेगमेंटेशन, क्योंकि पोस्ट मॉडर्न है, डिग्रेशन भी होगी, फ्रेगमेंटेशन भी होगी, टाइम डिस्टॉर्शन भी होगी, एंड एलैबोरेट सिंबलिज्म एंड स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय द वर्क्स ऑफ द टॉमस पिंचन। जो टॉमस पिंचन के अंदर जो एक्सपेरिमेंटेशन हमने अभी देखी है, ये उन्हीं से मुतासिर होकर डेविड फोस्टर वेलेस ने भी अपने काम उसी पैरामीटर पर कंस्ट्रक्ट किए। उन्होंने अपने कैरियर का आगाज किया था द ब्रूम ऑफ द सिस्टम, पब्लिश्ड to the moderate acclaim in 1987. His second novel, Infinite Jest, a futuristic portrait of the American and the playful critique of the media-saturated nature of the American life. American life, जो modern life, post-modern life आपको simulacra वाला जो concept, Infinite Jest में आपको मिलता है simulation और simulacra और simulacrum का तरफ, has been consistently ranked among the most important works of the 20th century. And his final novel, unfinished at the time of his death, The Pale King, has generated much praise and attention. Unfinished था बाद में published हुआ. In addition to his novels, he also authored 3 acclaimed short stories collections. Girls with Curious Hair, ये short stories भी इन्होंने लिखी, उनकी 3 collection इन्होंने publish करवाई थी. Brief Interviews with Hideous Men, Girls with the Curious Hair and Oblivion Stories, column stories. तो ये 2004 में इनका ये वर्क आता है. और The Pale King जो है वो unfinished last great work, The Broom of the System और Infinite Jest इनको फेम मिलता है डेविड फोस्टर वेलेस। और पोस्ट मॉडर्न में पिंचन के वर्क की तरह इनका वर्क। पोइट्री, अब यहाँ से हम पोइट्री थोड़ी सी देख लेते हैं। पोइट्री सेपरेटली, यानी अभी हमने फिक्शन सारा देखा है, पोइट्री और फिर थोड़ा सा ड्रामा हम देखेंगे, उसके साथ ही हमारा ये लेक्चर खत्म हो जाएगा। बस शॉर्ट सा एक रिव्यू है। अर्ली अमेरिकन पोइट्री बस प्यूरिटन, कैसे हमने हिस्ट्री में देखा, कुछ टच लिया था हमने। अर्ली जो वर्क था अमेरिका वो प्यूरिटन था, आपको पता, प्यूरिटन कम्युनिटी यहाँ पे बनी थी। ये इसी वजह से वो एक वर्क द क्रूसिबल भी आप पढ़ते हैं, जिसमें अर्ली प्यूरिटन जो है वो कम्युनिटी में होने वाला इनजस्टिस जो है, विचक्राफ्ट ट्रायल, उसको मौजू बनाया गया उनके ऊपर। तो अर्ली जो अमेरिकन पोइट्री थी वो भी प्यूरिटन। इट वाज हाईली रिलीजियस एंड वन ऑफ द अर्लीस्ट बुक्स ऑफ द पोइट्री पब्लिश्ड वाज द बेसाम बुक 1640 के अंदर। अभी अमेरिका आजाद नहीं हुआ था, बना नहीं था। A set of the translation of the biblical psalms, however, the translator's intention was not to create literature but to create hymns that could be used to worship. इबादत पर्पस था। psalms जो है वो प्रोड्यूस किए गए, यानी religious songs जिनको आप कह रहे हैं। Among lyric poets, the most important figures are Anna Bradstreet, who wrote personal poems about her family and home life. पुरानी पोइट्री जो है वो बी ऑफ साम, बुक ऑफ साम से स्टार्ट होती है। 19th सेंचुरी के अंदर पोइट्री अगर आगे बढ़े तो वाल्ट विटमन बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, वाल्ट विटमन और एमिली डिकिंसन, टू ऑफ द अमेरिका's greatest 19th century poets, could hardly have been more different in temperament and style. दो बड़े नाम हमें 19th सेंचुरी के अंदर स्पेशली मिलते हैं और पोइट्री के अंदर। और अर्ली पोइट्री आपको पता वैसे रिलीजियस थी, और फिर 19th सेंचुरी के अंदर डिफरेंट बड़े शायर हमारे सामने आते हैं, वाल्ट विटमन और एमिली डिकिंसन। वाल्ट विटमन को एक स्लाइड हम डेडिकेट करते हैं एटलीस्ट, इनको भी आपने पढ़ा होगा यकीनन, द लीव्स ऑफ द ग्रास। इनकी एक ही बुक है जिसकी सारी जिंदगी एडिट करते रहे, और उसमें सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ये लास्ट टाइम पढ़ाया भी था मैंने। Walt Whitman was a working man, a traveler, a self-appointed nurse during the American Civil War. ये अमेरिकन सिविल वार मैंने आपको बताया ना, जो नॉर्थ और साउथ स्टेट्स के दरमियान स्लेवरी के इश्यू पे हुई थी, जो 61 से 65 के दरमियान। एंड पोएटिक इनोवेटर,
ये टाइम इन्होंने ज़ाहिर है देखा हुआ ऐसे बार मतलब हिज मैग्नम ओपस वर्क बल्कि ओनली वर्क लीव्स ऑफ द ग्रास, एक ही बुक है जिसको इन्होंने कई एडिशन निकाले और उस पर लगातार काम करते रहे। इन विच यूजेस फ्री फ्लोइंग वर्ड्स एंड लाइंस ऑफ द रेगुलर लेंथ टू डिपिक्ट द ऑल इंक्लूसिवनेस ऑफ द अमेरिकन डेमोक्रेसी। और वाल्ट विटमन हमारे दोस्त फ्रेंड वो अब्दुल कदूस साहब जो है उनको उनके ये फेवरेट है, उनको बहुत लाइक करते हैं, इन्हीं की तरह उनकी अपनी पोइट्री भी है, कहीं इन्फ्लुएंस नजर आता है वाल्ट विटमन। Taking that motive one step further, the poet equates the vast range of the American experience with himself without being egoistical. क्या तो egoistical तो है खैर, not being तो हम शायद नहीं लगा सकेंगे इस तरह से। For example, in Song of Myself, अपने बारे में जो सॉन्ग है, जो टिपिकल जो क्रिश्चियन एक कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ है ना, उसको असल में ये निगेट करते हैं जो अमेरिका के अंदर मौजूद था, और इन्होंने उन सारे नजरियात को ब्रेक किया जो क्रिश्चियन रिलीजन ने लोगों को दिए थे अबाउट सेल्फ के। वो तो एक इंसान तो प्रोडक्ट ऑफ सिन है, जन्नत से निकाला हुआ धुतकारा हुआ, तो वो सारे जो कॉन्सेप्ट है उनको ये ब्रेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो है इनका बड़ा फेमस सॉन्ग है, एक फेमस पोइम है इनकी, द लॉन्ग सेंट्रल पोइम इन द लीव्स ऑफ द ग्रास, जो बुक है ना द लीव्स ऑफ द ग्रास, उसके अंदर ये सेंट्रल पोइम है। विटमन राइट्स, these are really the thoughts of all men in all ages and lands, they are not original with me। ये सिर्फ मेरी बात नहीं बल्कि सारे सब की बातें करते हैं। In studies in classic American literature, the English novelist D.H. Lawrence wrote that Whitman was the first to smash the old moral conception that the soul of the man is something superior and above the flesh। D.H. Lawrence लिखते हैं इनके बारे में कि इन्होंने वो कॉन्सेप्ट ब्रेक कर दिया कि सोल जो है वो सुपीरियर होती है फ्लैश से, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, बॉडी जो है ह्यूमन बॉडी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमें अपने बॉडी का भी ख्याल रखना चाहिए और उसे एडमायर करना चाहिए। वो क्रिश्चियन जो कॉन्सेप्ट था ना कि बॉडी जो है वो तो बेकार चीज है और रूह होती है किसी तारीफ करने के काबिल, तो बिल्कुल उस कॉन्सेप्ट को उन्होंने उल्टाया है और इन्होंने बॉडी की प्रेज की है। Emily Dickinson, by contrast, Emily Dickinson lived the sheltered life of a genteel, unmarried woman in small town Amherst, Massachusetts state. Her poetry is ingenuous, witty, penetrating. Her work was unconventional for its day, and little of it was published during her lifetime. काफी different work for her time के बाद ज़्यादा publish हुआ। Many of her poems dwell on the topic of the death, often with the mischievous twist. इनके famous work है Because I Could Not Stop for Death. One, Dickens, he kindly stopped for me. The opening of the another Dickinson's poem, twice with her position as a woman in the male-dominated society and an unrecognized poet. I am nobody. Who are you? Are you nobody too? तो इस तरह ये निशाना बनाते हैं पेट्रियार्कल सिस्टम को, और डेथ के थीम के ऊपर इन्होंने काफी लिखा है। एमिली डिकिंसन काफी फेमस नॉवेलिस्ट पोएट्स हैं, हमने पढ़ा भी था इनको, बीए वगैरह जिन्होंने किया इनकी पॉइंट could not stop for death, उन्होंने जरूर पढ़ी होगी Because I Could Not Stop for Death। 20th century में पोएट्री लेके चले, अमेरिकन पोएट्री arguably reached its peak in the early to the mid 20th century with such noted writers as Ballast Stevens and his Harmonium and the Auroras of Autumn, T.S. Eliot and his Wasteland। T.S. Eliot को भी हम यहाँ इसलिए कंसिडर कर रहे हैं कि ये भी अमेरिकन थे पहले और बाद में उन्होंने अपनी नेशनलिटी चेंज कर ली थी। T.S. Eliot हो, एज़रा पाउंड हो, जो कि वहाँ भी मेंशन होते हैं यहाँ भी मेंशन होते हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट है and his North of Boston and the New Hampshire and Hart Crane and the White Buildings and Epic Cycle, The Bridge, ये इनके वर्क्स हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट के, and एज़रा पाउंड, The Cantos इनका फेमस है आपको याद होगा, and William Carlos William, इनकी हमने एक पोएम भी देखी थी, and his epic poem about his New Jersey hometown, Peterson, Marion Moore, E.E. Cummings काफी फेमस है, Edgar St. Winston Mallet and Langston Hughes। Langston Hughes ब्लैक एक्सपीरियंस को रिप्रेजेंट करते हैं, जैज और ब्लूज काफी तख्लीक की है। E.E. Cummings एक बड़े स्पेशल पोएट हैं जो नहीं यूज करते अपनी पोएट्री के अंदर जो है कैपिटल्स नहीं यूज करते, आर्टिकल्स नहीं यूज करते,
पंक्चुएशन नहीं यूज की, किसी किस्म की पंक्चुएशन यूज नहीं करते, इनके सारे स्मॉल लेटर्स में होता है। खैर इनका नाम भी स्मॉल लेटर में लिखते हैं। यहाँ पे हमने जब लिखा तो ये शायद कंप्यूटर ने ऐसे कर दिया होगा, इसको दोबारा से कर लेते हैं। असल में ये खुद को ई कमिंग लिखते हैं स्मॉल लेटर्स में, ये कैपिटल्स नहीं यूज करते अपने पोइट्री के अंदर भी, ये इनकी स्पेशलिटी है। डिफरेंस ऑफ एग्जिस्टेंस वाली बात। एजरा पाउंड एंड टी.एस. एलियट, although हमने इनको डिस्कस तो कर लिया हुआ है। Pound's poetry is complex and sometimes obscure with references to other art forms and to the vast range of the Western and Eastern literature. His influenced many poets, notably T.S. Eliot, another expatriate, ये खुद भी काफी अरसा जो है वो रहे इंग्लैंड के अंदर। Eliot wrote spare cerebral poetry carried by the dense structure of the symbols. In the Westland, he embodied a Jandist vision of the post-World War I, a society in fragmented, haunted images. Like Pound's, Eliot's poetry could be highly elusive. Some editions of the Wasteland come with footnotes supplied by the poet. इतनी elusive थी, इतनी digressive और multi meaning थे, इन footnotes भी देने पड़े। 1948 Eliot won Nobel Prize in Literature. इनको separately ब्रिटिश लिटरेचर में हमने डिस्कस कर लिया हुआ है, आप इनके बारे में फर्दर वहां से भी देख सकते हैं। वर्ल्ड वॉर के बाद, पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद जो आते हैं रिस्पेक्टेड पोइट्स, अमेरिकन पोइट्स, जॉन एशबरी, इनकी द ट्रेन मुझे याद आती है, पोएम द ट्रेन, खूबसूरत। द की फिगर्स ऑफ द रियलिस्टिक न्यूयॉर्क स्कूल ऑफ पोइट्री, ही सेलिब्रेटेड सेल्फ पोर्ट्रेट इन ए कैनवस मिरर, जिन पे इनको पुलित्जर प्राइज भी मिला है, सेल्फ पोर्ट्रेट इन ए कैनवस मिरर, रियलिस्टिक किस्म का ये पोएट हैं। एलिजाबेथ बिशप एंड हर नॉर्थ एंड साउथ, इनका जो वर्क है नॉर्थ एंड साउथ, इनको भी पुलित्जर प्राइज मिल चुका है। रिचर्ड विल्बर एंड हिज थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, विनर ऑफ द बोथ पुलित्जर प्राइज एंड नेशनल बुक अवार्ड फॉर द पोएट्री 1957। जॉन बैरमैन एंड हिज द ड्रीम सॉन्ग, इनको भी जो है वो नेशनल बुक प्राइज भी मिल चुका है और पुलित्जर प्राइज भी मिल चुका है। तो ये फेमस जो है लेटेस्ट पोइट्स हैं। सिल्विया प्लाथ को थोड़ा सा हम सेपरेटली टच दे लेते हैं, लेकिन हमारे टाइम का इशू आ रहा है तो इसको हमें दोबारा से ज्वाइन करना पड़ेगा।